फिजिक्स अभ्यास के स्पेशल सीरीज सेशन में जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग फिजिक्स अभ्यास में हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बड़े बड़े न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं। आज के खूबसूरत से वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जेईई मेन के आए हुए पीवाईक्यूज। ठीक है, तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया था और अभी जेईई मेन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और नीट का भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन के सामने है पहला सवाल पढ़ेंगे जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर वायर इज स्टेज टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड इज। मतलब एक कॉपर वायर है जिसको स्टेज करके 0.5% लंबा बना दिया गया है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेन में इसको पूछा है और ये जनवरी शिफ्ट का 2019 में क्वेश्चन है। आप इसको नॉर्मल मेथड से भी बना सकते हैं, बट रिकमेंड यही करेंगे कि नॉर्मल मेथड एग्जाम में बिल्कुल नहीं लगाना है, तो घर में उसका भी प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि अगर नॉर्मल मेथड लगेगा कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। अगर ये 0.5% वाला एरर आ रहा है, मतलब 0.5% छोटा सा चेंज आ रहा है, तो हम एरर एनालिसिस लगा सकते हैं यार। एरर एनालिसिस सिंपल, एरर एनालिसिस में 5% तक का अगर कोई चेंज आ रहा है वहां तक हम एरर एनालिसिस लगा सकते हैं। हमने तो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे को कि लेंथ को चेंज किया गया है 0.5%, है ना, और वॉल्यूम कह रहा है कि अनचेंज है, एरिया चेंज नहीं हुआ है। वॉल्यूम सेम रहता है, जब हम स्ट्रेच करते हैं कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, लेंथ और एरिया दोनों चेंज करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का चेंज निकाला, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखेंगे, है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे अपन, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। ठीक है, तो यहां पे हमको एरिया वाला टर्म को हटाना पड़ेगा, है ना, एरिया वाला टर्म को हटाना पड़ेगा, एरिया वाला टर्म को, क्योंकि एरिया हमको यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो रो रेसिस्टिविटी वो तो सेम रहेगा एल। अगर हमको पता है कि वॉल्यूम होता है एल, वॉल्यूम होता है एल, मतलब वो कांस्टेंट है, तो हम ए अगर हम यहां पर एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे बन रहा है मेरा एल, नीचे बन रहा है एल, तो ऊपर हो गया रो एल स्क्वायर अपॉन एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे रो कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर का। रो कांस्टेंट है तो ये चेंज हो नहीं सकता, भी कांस्टेंट कह रहा है वो चेंज हो नहीं रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, लेंथ, और क्वेश्चन में हमको लेंथ का चेंज दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाक से उड़ा देते हैं। अब क्या करना है, r इज इक्वल प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर का, तो r इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय भी, मतलब एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा r बाय r क्या हो जाएगा, चेंज इन r अपॉन r, इतना हो जाएगा। एल स्क्वायर पर हम लोग खेला खेलेंगे, एल स्क्वायर पर खेला खेलेंगे, एल स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स, ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगा। एरर एनालिसिस का मेथड होता है, एरर एनालिसिस का मेथड होता है कि जो पावर है वो नीचे आ जाता है और बाकी टर्म्स में लिख देंगे हम डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, अगर हम लिख दें डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, ये बच्चों, ये डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन आर। अगर ये परसेंटेज चेंज इन आर हो गया तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 भी हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन एल। ये भी है मेरे पास परसेंटेज चेंज इन एल, तो हमारे पास दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन एल 0.5% है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1% हो जाएगा। मतलब जो हमारा परसेंटेज चेंज है रेजिस्टेंस में वो 1% है। कौन से ऑप्शन में मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कंसीडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स कॉपर, टंगस्टन, मरकरी एंड एल्यूमिनियम विद रेसिस्टिविटी रो सी, रो टी, रो एम एंड रो ए रिस्पेक्टिवली, देन फिर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमको ऑर्डर बताना है रेसिस्टिविटी का। जेईई मेन सितंबर 2020 का सवाल है, सितंबर से पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाक से उड़ा दें इसको। रेसिस्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया है। देखिए कॉपर एल्यूमिनियम के बारे में जाने तो कॉपर एल्यूमिनियम का वायर हम लोग यूज करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम का वायर हम लोग यूज करते हैं करंट को ड्रॉ करने के लिए। ट्रांसमिशन वायर में कंडक्टिंग क्यों ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है तो उसका रेसिस्टिविटी कम होगा। टंगस्टन को हम लोग फिलामेंट में यूज करते हैं क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, तो मरकरी टंगस्टन का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा, कॉपर एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी कम होगा। चलिए चेक करते हैं, जिसमें ऑप्शन चेक करेंगे जहां पे कॉपर एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी कम होगा। ऑप्शन नंबर ए में मरकरी का रेसिस्टिविटी ज्यादा है, एल्युमिनियम का उससे कम है, कॉपर का भी उससे कम है, कॉपर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। ऑप्शन ए सही लग रहा है, फिर भी बी चेक कर लेते हैं। बी में कॉपर का रेसिस्टिविटी को सबसे ज्यादा दे दिया गया है, टंगस्टन के रेसिस्टिविटी से भी ज्यादा, बिल्कुल गलत। सी में एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी को ज्यादा दिया है
और मरकरी की रेसिस्टिविटी से वो भी गलत है, और डी में एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी टंगस्टन की रेसिस्टिविटी से भी ज्यादा दे दिया है, तो वो भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही 2 नंबर का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को जरा सा रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन मटेरियल वेरीड विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E एज vd इज प्रोपोर्शनल टू b। यहाँ पे vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको vi ग्राफ बताना है उस मटेरियल का जो ग्राफ से इस निम्नलिखित ग्राफ में से कौन सा होगा। ठीक है जी, vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है इसको बता रहा है। आइए देखते हैं हमारा वेरिएशन। vd प्रोपोर्शनल टू रूट ई क्वेश्चन में दिया हुआ है। vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो रूट ई का प्रोपोर्शनल है ना, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। तो हमको करना क्या है, भी आई का रिलेशन निकालना है, तभी हम उसका ग्राफ पे कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो हम यहां से भी आई की तरफ चलेंगे, है ना, भी आई की तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे भाई, होता है हमको पता है v इक्वल टू ईएल होता है, इसके अकॉर्डिंग v रूट ई के प्रोपोर्शनल है, तो ई v के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रूट v का भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल होता है v का। ठीक, तो रूट v का प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, अब हमको पहुंचना क्या है, v और i के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है, तो vd की मदद से हम i तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि vd बीच में लफड़ा कर रहा है, i तक पहुंचना है, तो i और vd के बीच का रिलेशन ढूंढो। I और VD के बीच का रिलेशन ढूंढो, क्या होता है, I इज इक्वल टू VDENA, ये होता है, पता है आपको। तो I यहां से प्रोपोर्शनल हो जाएगा VD का, मतलब VD प्रोपोर्शनल होगा I का, ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम, VD प्रोपोर्शनल है I का। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे, ये दो रिलेशन, इक्वेशन नहीं रिलेशन कह सकते हैं इसको, इस दोनों रिलेशन को जब हम यूज करेंगे, यहां से पता चल रहा है कि रूट भी प्रोपोर्शनल है I का, मतलब भी आई प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर का। वैसे कह सकते हैं कि आई v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसा कुछ है कि v वर्सेस i का जो ग्राफ बनाया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो ग्राफ जो बनाया गया वहां पे i एक्सिस पे लिया गया है इसको, और v एक्सिस पे लिया गया इसको, मतलब ये x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है ना, y स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, मतलब ऐसा कंडीशन कब आता है, पैराबोला में। ऐसा कंडीशन कब आता है, पैराबोला में, मतलब ग्राफ पैराबोलिक है, y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ पैराबोलिक है। तो ग्राफ किसके सिमेट्रिक खुलेगा, पैराबोला किसके सिमेट्रिक खुलेगा, जिसके प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पैराबोला y की तरफ खुलेगा, मतलब v एक्सिस की तरफ ग्राफ खुलेगा। इसका ग्राफ होगा पैराबोला जो सिमेट्रिक होगा अबाउट v एक्सिस। तो v एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ कौन सा है, पैराबोला। देखें तो ऑप्शन नंबर बी वाला ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी वाला ग्राफ को जरा देखें तो ये पैराबोला इस तरह से बन रहा है जो v की तरफ खुल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अगर हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो ये सवाल भी बहुत ही शानदार है और सिंपल भी है। तो सवाल कह रहा है, an electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel। oh my god, एकदम सिंपल क्वेश्चन जेईई मेन में पूछ लिया है। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा एआई ट्रिपल ई 2004 का था। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो जेईई मेन 2015 का सवाल था। ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया ग्राफ वाला वो जेईई मेन 2015 का था। अभी अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया है जो एआई ट्रिपल ई का सवाल है, और वो थोड़ा पुराना सवाल है फिर भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास किए हैं, सर्किट से दो वायर है, दोनों का सेम मटेरियल है, दोनों वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, लेंथ और रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है 4/3 और 2/3। हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। हमको लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 4/3, मतलब L1/L2 दिया हुआ है 4/3, ठीक है। साथ ही हमको रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2/3, तो R1/R2 दिया हुआ है हमको 2/3। अच्छा, और क्या हमको क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सेम मटेरियल का है, तो दोनों का रेसिस्टिविटी ρ1 ρ2 बराबर होगा। और क्या क्वेश्चन में कहा है कि दोनों वायर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो दोनों वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। इतने डेटा क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 4/3 और 2/3 का रेशियो दिया हुआ है, सेम मटेरियल का है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। हमसे पूछा है करंट का रेशियो क्या होगा, मतलब I1/I2 का वैल्यू बताना है। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम कहेंगे कि I1/I2 का रेशियो निकालना है, L है, R है, रेडियस का रेशियो है, तो हम रेजिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं। रुकिए जरा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब दोनों वायर के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, मतलब V सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना, V सेम होगा दोनों वायर के क्रॉस। अगर हम V सेम है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V इक्वल टू IR होता है, वहां से अगर हम करंट पूछ रहा है ना हमसे,
करंट का रेशियो पूछ रहे हैं तो हम करंट का वैल्यू ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, वो V बाय R होगा, है ना। अब क्योंकि ये V कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है हमारा V, क्योंकि कांस्टेंट है तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, I हमेशा R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट मिस है तो आप मिस कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट बना लीजिए, प्रैक्टिस सेशन में बना लीजिए कि I हमेशा R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा इफ एंड ओनली इफ जब भी कांस्टेंट हो। यहां पे मेरा पैरेलल में कनेक्शन था, दोनों वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसीलिए दोनों वायर में जो I का वैल्यू होगा वो R पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। I R पे इनवर्सली डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों वायर में वोल्टेज सेम है, दोनों वायर में वोल्टेज सेम है, जिसमें I ज्यादा है तो उसमें R कम होगा, जिसमें R कम है तो उसमें I ज्यादा होगा, ऐसा कुछ रिलेशन होने वाला है। I प्रोपोर्शनल टू R है। अगर I प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब I का रेशियो R के रेशियो से उल्टा होगा, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं। मतलब I1 बाय I2 को हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो I1 बाय I2 होगा वो R का उल्टा होगा, मतलब रेसिप्रोकल R2 बाय R1 होगा। इनवर्सली डिपेंड करने का मतलब यही है। तो अगर हमको I1 बाय 2 निकालना है तो हम R1 बाय R2 निकाल लें, सिंपल निकल जाएगा। तो आइए, मेरा एम है R1 बाय R2 निकालना। R का फॉर्मूला क्या होता है, R होता है रो L बाय A, तो यहाँ से रो रहेगा। R1 के लिए लिखेंगे L1 बाय A1, R2 के लिए लिखेंगे रो L2 बाय A2। अब हम यहाँ पे रो कैंसिल हो गया, इसको काट देते हैं, बचा क्या L1 बाय L2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको A2 बाय A1 मतलब एरिया का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हमको एरिया का रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे R1 बाय R2 का रेशियो दिया हुआ है तो हम A1 बाय A2 का रेशियो निकाल सकते हैं, वो पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 बाय R2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब इसका 4 बाय 9 हो जाएगा। ये A1 बाय A2 हुआ, तो L1 बाय L2 यहाँ पे पुट करेंगे 4 बाय 3। यहाँ पे A2 बाय A1 पुट करना है, तो यहाँ से A2 बाय A1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9 बाय 4। यहाँ से 9 बाय 4 पुट कीजिएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ रहा है यहाँ पे 3। R1 बाय R2 आ रहा है 3। हमको निकालना क्या है, I1 बाय I2, तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 1 बाय 3, है ना। 1 बाय अच्छा, इसको कैंसिल करेंगे, 3 9 4 बाय 3 चेक कर लेते हैं, 4 बाय 3 और पाई R1 4 बाय एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 4 बाय 9 और 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, R1 बाय R2 आ गया 3। तो हमारे पास जो I1 बाय I2 आने वाला है वो 1 बाय 3। 1 बाय 3 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसमें आंसर आ रहा है 1 बाय 3। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने कि रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टेंस इज एस। देखिए सवाल बहुत ही मस्त है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक बार दिमाग आप क्रिटिकल पॉइंट इस क्वेश्चन का समझ गए तो ये क्वेश्चन आप उड़ा ले जाओगे, इसमें फिर तब कोई दम बचता नहीं है। ये AIEEE 2004 ये भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को लगाए हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कह रहा है एस है। जब उसी दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिए, अब इसका टोटल रेसिस्टेंस P हो गया है। तो अगर हमारे पास रिलेशन दिया हुआ S इज इक्वल टू NP का, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है S इज इक्वल टू NP का। S क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। जब दो रेसिस्टर को हम सीरीज में लगाते हैं, जब उसी दो रेसिस्टर को फिर हम पैरेलल में लगा देते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसको P कह रहे हैं, तो S इज इक्वल टू NP का रिलेशन है। हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है N का वैल्यू बताना है जो पॉसिबल हो, मिनिमम कम से कम। तो S क्या लिख सकते हैं, अगर दो रेसिस्टर को हम R1, R2 ले लेते हैं, मतलब R1, R2 दो अलग अलग रेसिस्टर ले लेते हैं, तो दो रेसिस्टर का इक्विवेलेंट निकालना है आपको। तो S में क्या करते हैं, दोनों रेसिस्टर को जोड़ देते हैं, तो S का इक्विवेलेंट S क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। S हो जाएगा R1 प्लस R2। और P क्या होता है, दो रेसिस्टर के केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों होता है भाई, क्योंकि 1 बाय R इक्विवेलेंट होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो यही आएगा, इसको याद करके रखना है। दो रेसिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये याद करना है। दो रेसिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कहां से आया, इसी को सॉल्व करने के बाद आया। इसको सॉल्व, इसका एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर R इक्विवेलेंट निकाल के फिर रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये आ जाएगा। बाकी 3 रेसिस्टर 4 रेसिस्टर 5 रेसिस्टर रहे तो इसको नहीं लगाना है, तब फिर हम इसी को आगे बढ़ा देंगे 1 बाय R1, इसी को फिर 3 रेसिस्टर 4 रेसिस्टर रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, ऐसे करके फिर लिखेंगे। फिर तो पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। दो रेसिस्टर स्पेशल केस में डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं। आइए इस रिलेशन में पुट कर देते हैं, S इज इक्वल टू NP के रिलेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाता है N, और यहाँ पे P की जगह पुट कर देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमको n का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो n का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, फॉर n टू बी मिनिमम, n को मिनिमम होने के लिए R1 और R2 को इक्वल होना पड़ेगा। n को मिनिमम होने के लिए R1 और R2 को इक्वल होना पड़ेगा। यहां पर R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। ये क्रिटिकल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये वाला क्रिटिकल पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। n को मिनिमम रखना है, नंबर n जो भी यहां पे है उसको कम से कम रखना है। तो अगर R1 R2 अलग अलग होगा ना, R2 अलग अलग हो, R1 R2 अलग अलग होगा तो n का वैल्यू मिनिमम नहीं रहेगा। अच्छा, n को जरा एनालाइज करते हैं, है ना, l को जरा एनालाइज कर देते हैं। R1 R2 जो हमने माना है इसको हटा देते हैं यहां से, n को एनालाइज करते हैं। n क्या क्या हो सकता है यार, n के बारे में जरा सोचो। n है क्या यहाँ पे, S इज इक्वल टू NP, S है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का और पैरेलल का। अच्छा, दो सेम रेजिस्टर का जब हम सीरीज निकालेंगे और दो सेम रेजिस्टर का जब हम पैरेलल निकालेंगे तो सीरीज वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। सीरीज वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, उसको हम ऐड करते हैं, और पैरेलल वाला छोटा होगा, उसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं यार, है ना। तो हमेशा सीरीज बड़ा होगा, पैरेलल छोटा होता है। पैरेलल जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी स्मॉलेस्ट आता है। तो n का वैल्यू पहली बात तो 1 नहीं हो सकता, है ना, पहली बात 1 नहीं हो सकता। अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो s इज इक्वल टू p हो जाएगा, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों का इक्विवेलेंट सेम हो गया। सेम रेजिस्टर में बात इंपॉर्टेंट है, सेम रेजिस्टर में कभी भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। मिक्स ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ दो रेजिस्टर का हमने एक बार सीरीज किया, सिर्फ दो रेजिस्टर का फिर पैरेलल किया, तो सेम रेजिस्टर में सीरीज पैरेलल अलग अलग कर रहे हैं तो कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकता, n का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात सुनिए, क्या यहाँ पे सीरीज बड़ा आना चाहिए, सीरीज का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो n का वैल्यू 1 से कभी छोटा नहीं हो सकता, n हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा जैसे 2 3 4 ऐसे करके, s इज इक्वल टू 2p मतलब पैरेलल का दुगुना है s, 3p 4p मतलब 3 गुना है। अगर n का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, सपोज s का वैल्यू 1/2 हो गया मतलब 0.5, इसका मतलब क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू p/2 मतलब पैरेलल से आधा है s। s कभी छोटा हो सकता है, s तो सीरीज का इक्विवेलेंट है, वो तो बड़ा होगा पैरेलल से, है ना। n का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब एक बात बता रहा हूं आपको, अगर नीट वगैरह एग्जाम में, जेईई मेन में इसकी संभावना कम है, नीट में या फिर बोर्ड्स में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पे n का ऐसा क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपको। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ n का वैल्यू 1, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, n का वैल्यू 1, एक ऐसा वैल्यू दे दे जो n से छोटा हो, 0 से 1 के बीच का हो, एक और मान लेते हैं बाय चांस ऑप्शन दे दिया वो भी 0 से 1 के बीच में है, एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो 1 से बड़ा है, तो हम बिना कुछ कैलकुलेट किए सीधा हम 1 से बड़े वाले ऑप्शन की तरफ टिक कर देंगे, क्योंकि n का वैल्यू ऐसा कुछ हो नहीं सकता, 1 से छोटा और 1 नहीं हो सकता है ना, n 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 3 4 वाला दिया हुआ सॉल्व करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि n को मिनिमम रखना है तो R1 और R2 को इक्वल होना पड़ेगा। ये अगर इक्वल हुआ तो सीरीज पैरेलल, जैसे R है तो 2R हो जाएगा और पैरेलल R/2 हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जिसके कारण सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बढ़ेगा तो पैरेलल घट जाएगा, है ना। हमको रखना क्या है, n को अगर मिनिमम करना है तो s को भी मिनिमम होना पड़ेगा और p को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। देखो n इज इक्वल टू होता है s/p, n को करना है मिनिमम तो s को करना पड़ेगा मिनिमम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और p को करना पड़ेगा मैक्सिमम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे n को मिनिमम रखने के लिए R1 इक्वल टू R2 पुट कर देंगे, यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 को हम R कह देते हैं, ठीक है। R को लिख देंगे 2R, यहाँ पे n इंटू R1 प्लस R2, ये R स्क्वायर हो जाएगा, R1 R2 यहाँ पे 2R हो जाएगा, ये R से R कैंसिल, ये R से R कैंसिल, यहाँ से n का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे n का वैल्यू यहाँ से 4 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में है जरा इसको चेक कर लेते हैं, n का वैल्यू 4 और ये ऑप्शन नंबर n का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर बना के दिया हुआ है हमको, और उस फिगर को पहले हम बोर्ड पे बनाते हैं और फिर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल करंट अप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज, बैटरी के द्वारा टोटल करंट कितना अप्लाई करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। टोटल करंट निकालना है, हमारे पास टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट का दिया हुआ है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस निकाल देना है, I इक्वल टू V/R हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाक से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पे आपको कोई सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा, आप सीरीज पैरेलल सोच रहे हैं कि कोई रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, कोई पैरेलल में लगा, ऐसा कुछ दिखना नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल मेथड लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
आइए पोटेंशियल मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, यहाँ पे किसी पॉइंट को ए कह देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को ए कह देते हैं, और इस ए पॉइंट के जो क्रॉस इस पॉइंट ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको भी ए कह देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए इस पॉइंट से, यहां से अगर हम फर्दर इधर मूव करेंगे तो इस रास्ते में कोई इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर रही है, तो इस सारे पॉइंट पर पोटेंशियल VA ही रहेगा। यहां पर एक पॉइंट आया, इस रास्ते में कहीं पे भी कोई रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा कहीं पे भी, पोटेंशियल पूरे में सेम रहेगा, यहां पर भी पोटेंशियल VA है। अब अगर यहां से इधर आगे बढ़े तो बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, तब यहाँ पे पॉइंट पे VA नहीं रहेगा। इधर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे भी रेसिस्टर है, यहाँ पे भी पोटेंशियल VA नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं BB, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको VB कह देते हैं। यहाँ पे भी VB नहीं रहेगा क्योंकि बीच में एक रेसिस्टर आ गया। यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल को VC कह देते हैं। अब आइए 3 पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। A ले लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। A और B के बीच में कौन कौन सा रेसिस्टर लगा हुआ है उसको ड्रॉ करते हैं। VA और BB ये दोनों, और BA और BB ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है। BA और BB के बीच में पोटेंशियल के बीच में 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, BA और BB के बीच में 6 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। तो दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, तो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मतलब वोल्टेज सेम रहता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो A और B के बीच में हम 2 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे। सिंपल, यहाँ से 2 ओम लगा देंगे और यहाँ से 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे। फिर B और C के पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास B है और ये C है, इसके बीच में एक रेसिस्टर लगा हुआ है 1.5 ओम का, तो यहाँ पे हम 1.5 ओम लगा देंगे। और अगर हम देखें A और C के बीच का एक रेसिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, तो इसको भी हम 3 ओम का रेसिस्टर यहाँ पे लगा देंगे। अब इसी को इक्विवेलेंट को सॉल्व करें। अब सिंपल यहाँ पे सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा है, ये 2 और 6 का अगर हम पैरेलल सॉल्व करें तो 2 गुना 6 अपॉन 6 प्लस 2 8। अभी हमने फॉर्मूला बताया 12/8, 2 6 12, 2 4 8, 3/2 मतलब 1.5 आ गया। ये पूरे का हमारे पास इतना का आ चुका है 1.5, और ये भी है 1.5, दोनों है आपस में सीरीज में, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 3 ओम। अब ये ऊपर वाला पूरा हो चुका है 3 ओम और नीचे है 3 ओम। 3 ओम और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, जिसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R का पैरेलल होता है R/2, तो 3 का पैरेलल हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 ओम। इस पूरे का R इक्विवेलेंट आ गया है 1.5 ओम। को करंट बताना है, करंट हो जाएगा V/R, V दिया हुआ है 6, तो 6 अपॉन 1.5 इसको ऊपर ले जाएंगे 15 4 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो करेगा। कौन से ऑप्शन में है? 4 एम्पियर वाला करंट का ऑप्शन मैच कर देंगे, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन को पढ़ें जरा। एक करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास्ड थ्रू एन अननोन रेसिस्टर व्हिच डिसिपेट्स ए पावर ऑफ 4.4 वाट। Dissipated power when an ideal power supply of 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। 2 मिली एम्पियर का करंट पर पावर डिसिपेट कर रहा है 4.4 वाट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब करंट 2 मिली एम्पियर का है तब पावर दे रहा है 4.4 वाट। उसके बाद पूछा है कि जब हम 11 वोल्ट से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस केस में पावर कितना रहेगा। क्योंकि हमने सेम मटेरियल में कनेक्शन किया है, इसीलिए दोनों मटेरियल के क्रॉस रेसिस्टर सेम रहेगा, मतलब रेसिस्टेंस हम दोनों केस में कॉमन है, तो इसका रेसिस्टेंस निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे P, I और R को मिलाने वाला फॉर्मूला होता है P = I²R। यहाँ से R निकाल देंगे, P/I² निकल जाएगा। पावर का वैल्यू 4.4, I का स्क्वायर मतलब 4, और ये इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶। इसको हम उड़ा देंगे, यहाँ से 1.1 हो जाएगा, 1.1 × 10⁻6 हो जाएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे पावर निकालना है, तो V और R को मिलाने वाला फॉर्मूला V²/R। यहाँ पे V का स्क्वायर 11 × 11, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.1 × 10⁻6। ये यहाँ से ऊपर 10 चला जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 1 × इसको ऊपर लेते जाएंगे 10⁻1 - 5 वाट। 11 × 10⁻5 वाट कौन से ऑप्शन में है उसको चेक कर लेंगे। 11 × 10⁻5 वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, ए करंट इन द फॉलोइंग थ्रू 1 ओम रेसिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। क्वेश्चन कर रहा है 3 वोल्ट बैटरी विथ निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर। 3 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है, करंट आई यहां से पास कर रहा है। निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब बैटरी का कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया। हमको पूछ रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है हमको
करंट आई इन द सर्किट विल बी, आई का वैल्यू हमको यहाँ पे बताना है, आई का वैल्यू बताना है तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर लगाना पड़ेगा। वी हमारे पास 3 वोल्ट दिया ही हुआ है, टोटल आर का इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, सिंपल खेल हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से करंट निकलना शुरू हुआ, यहाँ पे आई गया, इस जगह पर आई आएगा तो यहाँ पे 2 रास्ते बढ़ जाएंगे। ये वाला रास्ता एक हो गया, दूसरे रास्ते में यहां से लेके यहां तक कहीं करंट बटा नहीं है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। 3 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में है, कितना हो गया 6 ओम। ये पूरा 6 ओम और ये 3 ओम दोनों आपस में पैरेलल में है, ये पूरा 6 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल, मतलब 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 हमने आपको बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देंगे, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 18 अपॉन 9 2 ओम। ऐसे याद भी रखना है, 3 6 का पैरेलल आता है 2, डायरेक्ट याद रखना है। तो यहां से आई का वैल्यू हो जाएगा 3/2 1.5 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, AIEEE 2013 का सवाल था। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कह रहा है कि रेसिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट। सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। पावर दिया हुआ है 16 वाट, पावर दिया हुआ है 4 वाट कंज्यूम कर रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, और ईएमएफ 16 वोल्ट का लगाए हुए हैं, मतलब वोल्टेज हम 16 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हमको आर का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे बताना है। अगर आर का वैल्यू बताना है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाक से। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, R/2 हो जाता है, तो 4R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ठीक है, यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है। 6R और 12R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 6R और इक्विवेलेंट का 6 और 12 का 4 आता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। 6 इंटू 12 6 18R। ठीक है, ये देखिए 12 बर्छक 72 R स्क्वायर अपॉन 18R, ये R से R कैंसिल, 18 को चौके 4, कितना आया 4R। तो ये भी आपको याद रखना है कि 6 12 का 4 होता है, तो 4R आया इसका, 4R आया इसका। ये हम कैसे कर रहे हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा के, ये वाला R, ये सब सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R प्लस R 3R, और 3R प्लस 4R 7R, 7R प्लस R 8R। ठीक है, और उनको बताना है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट कर देंगे 4 V स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 अपॉन R का वैल्यू 8R, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 4 16 और 8 2 16, यहाँ से R का वैल्यू आ रहा है 8 ओम। तो ये लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर 8 ओम निकल चुका है। ऑप्शन मैच करा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने सवाल हमने अभी लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने तो गिनती नहीं किया, लेकिन 10 से ऊपर ही क्वेश्चन किया होंगे, या फिर 10 क्वेश्चन हो गया होगा जेईई मेन में सारे क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन अप्रैल 2019 में आया हुआ था, अप्रैल शिफ्ट का 2019 का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन 2020 के थे, कोई 2019 के थे, कोई 15 18, कुछ AIEEE के पुराने सवाल भी हमने रिपीट किए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वहां पे बोर्ड्स के क्वेश्चन लेके आएंगे और नीट का एक अलग से क्वेश्चन का